चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अपना लास्ट टॉपिक है एक तरीके से बैटरीज। ठीक है, बैटरीज पढ़ेंगे, कोरोजन पढ़ेंगे और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बैटरीज के बारे में बात करें तो एक्चुअल में बैटरीज से आप वैसे भी रूबरू हो पहले से ही। आपने देखा होगा पेंसिल सेल होती हैं, बटन सेल होती हैं, ये सब। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे बैटरीज को अगर क्लासीफाई करें तो बैटरी को हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। टू टाइप्स हम लिख सकते हैं बैटरी के। ऐसी बैटरी जो रीयूजेबल नहीं होती हैं, जैसे आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में पता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो, तो उसी टाइप की कुछ रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे। तो हम दो टाइप की बैटरी बोलते हैं। एक बोलते हैं कि जो चार्जेबल नहीं है, ठीक है, कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। ऐसी बैटरी जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते। और दूसरा है कैन बी रीयूजेबल। तो जो यूज अपन दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते हैं, जो डेड हो जाती है बैटरी, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल। और ये होती है क्या? सेकेंडरी सेल। अगर मैं प्राइमरी सेल के बारे में बताऊं तो प्राइमरी सेल में हमें जो पढ़ना है, पहला है अपना लेकलैंसी सेल। लेकलैंसी सेल। दूसरे नंबर पे है मरकरी सेल। ये लेकलैंसी सेल हो गई आपकी, जो पेंसिल सेल होती है ना, जो आप रीयूज नहीं कर पाते हो। ठीक है, कभी आपने पेंसिल सेल को फोड़ के देखा हो तो ब्लैक ब्लैक मटेरियल निकलता है ना, तो वो वाली होती है। मरकरी सेल होती है जो बटन सेल होती है, जो आप यूज करते हो। ठीक है, हियरिंग एड्स वगैरह में छोटे से जो होते हैं ना, वो। सेकेंडरी बैटरी की बात करूं तो इसमें है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज। दूसरे नंबर पे है निकल कैडमियम सेल। ठीक है, ये। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे फ्यूल सेल। ठीक, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं फिर इनको, है ना। तो फिर से सुन लो क्या है। प्राइमरी सेल वो सेल होती हैं जो आप रीयूज नहीं कर सकते, और सेकेंडरी सेल कौन सी होती है जिसको आप रीयूज कर सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नंबर 1 इसमें, लेकलैंसी सेल। लेकलैंसी सेल के बारे में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट यह है कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज जो प्रोड्यूस करती है ये सेल, अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट होता है। और इसको आप रीयूज नहीं कर सकते। इसको आप कहां पे लगाते हो? ट्रांजिस्टर, क्लॉक वगैरह में आप यूज करते हो, है ना। अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं और इसकी रिएक्शंस, देखो मेन चीज क्या है, आपको केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से याद करनी है ना। तो एक काम करते हैं, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास यहां पर होता है Zn एनोड। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना। अपने पास क्या है? Zn का एनोड होता है और ग्रेफाइट का होता है कैथोड। ये ध्यान रखना आप, है ना। अभी मैं लिख दूंगा यहां पे सारा। इसमें क्या होता है? ग्रेफाइट का जो कैथोड होता है, आपने देखा होगा पेंसिल सेल ऊपर की तरफ थोड़ी सी ऐसी नॉब सी निकली होती है, हल्की सी, याद हो आपको तो, यहां पे ऊपर इस तरीके से। ये नीचे टच नहीं होता, ऊपर होता है। ठीक है, तो ये किसका होता है? ग्रेफाइट का। और ये जो है वो किसकी तरह यूज करते हैं अपन? Zn का एनोड होता है और ग्रेफाइट का क्या होता है? कैथोड। और इसमें भरा होता है पेस्ट। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें पेस्ट भरा होता है। तो इसके अंदर अपन पेस्ट भर देते हैं। यहां पे पेस्ट भरा होता है। ये पेस्ट किसका होता है? MnO2 प्लस NH4Cl। ठीक, और इसमें कार्बन ब्लैक भी होता है कुछ। ठीक है, तो ये पेस्ट होता है आपके पास। अब जब आप यहां से इसको कनेक्ट करते हो, जैसे मान लो यहां पे आपने बल्ब लगा रखा है तो ये जलने लगता है। ये आप जानते ही हो बैटरी से आप कैसे कनेक्ट करते हो, है ना। तो मेनली रिएक्शंस क्या होती होंगी यहां पर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एट एनोड क्या होता है, ध्यान से देखना। एट एनोड
एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, आप जानते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो Zn कन्वर्ट होता है Zn2 प्लस और इलेक्ट्रॉन में, ये आपको पता है। और जो कैथोड पर रिएक्शन होती है, ध्यान से देखना, एट कैथोड, कैथोड पर जो रिएक्शन होती है उसमें MnO2 की रिएक्शन होती है NH4 प्लस के साथ, ठीक है, तो ये बनाता है MnOOH, ठीक है, इस तरीके से, मतलब Mn यहां +4 से ऑक्सीडेशन स्टेट कहां जाता है, +3 में जाता है, और कौन सी गैस रिलीज होती है, अमोनिया। अब जो अमोनिया गैस रिलीज हुई वो Zn2 प्लस के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है, तो Zn2 प्लस प्लस अमोनिया, ये कॉम्प्लेक्स बनता है Zn NH3 4 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर मुझे ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है इसकी, तो आप क्या करो, इसको और इसको ऐड कर दो तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। तो नेट सेल रिएक्शन क्या आएगी, एक काम करो, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं नेट सेल रिएक्शन लिख देता हूं। एक बार वर्किंग फिर से समझा देता हूं, बहुत आसान है। मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, जो कंटेनर है वो Zn एनोड की तरह काम करता है, ठीक है, और ग्रेफाइट का क्या होता है, कैथोड, जिसमें पेस्ट भरा होता है MnO2 प्लस NH4Cl और कार्बन ब्लैक का। क्या रिएक्शन होती है, Zn Zn2 प्लस में कन्वर्ट होता है, ये बस रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, और MnO2 कन्वर्ट होता है MnOH में, और NH4 पॉजिटिव अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया जो बना वो Zn2 प्लस के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, Zn NH3 4 2 पॉजिटिव। नेट सेल रिएक्शन के लिए इन दोनों को हम अभी ऐड कर देंगे, पहले आप ये नोट कर लो। चलो देख लो, नेट सेल रिएक्शन क्या लिख दी मैंने, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया एनोड और कैथोड को, तो ये आ गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सेल है Hg सेल, ठीक है, प्राइमरी सेल में Hg सेल, ये अपनी बटन सेल होती है, ठीक है, इसको अपन वॉचेस में या फिर हियरिंग एड में डालते हैं, ये जो बटन सेल आपने देखी होगी। तो Hg सेल के बारे में बात करें तो इसका जो वोल्टेज होता है वो होता है अप्रॉक्स 1.35 वोल्ट, और ये भी नॉट रीयूजेबल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, आपको क्या ध्यान रखना है, एनोड याद रखो क्या होता है, एनोड इसमें होता है जिंक अमलगम का, कैथोड याद रखना है क्या होता है, कैथोड इसमें होता है HgO प्लस कार्बन, और इलेक्ट्रोलाइट यहां जो यूज करते हैं वो होता है ZnO प्लस KOH, ठीक है। क्या रिएक्शन होती है उस पर ज्यादा फोकस करना है। एट एनोड क्या होता है, ध्यान से देखना, आपको यह तो पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक अमलगम, इसकी जो नेट रिएक्शन है वो लिख रहा हूं 2 टाइम्स OH माइनस, Zn कन्वर्ट होता है ZnO में, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं मैं यहां पे, ऑक्सीडेशन आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, और H2O, ठीक है, बैलेंस है। अब क्या होगा, एट कैथोड क्या रिएक्शन होगी, एट कैथोड क्या रिएक्शन होगी, HgO, इसकी रिएक्शन होगी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर प्लस H2O, ये क्या बनाएगा Hg लिक्विड प्लस 2 OH माइनस, चेक कर लो बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। ऐड कर दो जरा, नेट सेल रिएक्शन क्या आएगी, Zn अमलगम प्लस HgO, देखो क्या क्या कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, वाटर से वाटर, और OH माइनस से OH माइनस, क्या दिखेगा ZnO प्लस Hg, तो ये क्या हो गई आपकी नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। तो वोल्टेज याद रखना 1.35 होता है, एनोड कैथोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, और रिएक्शंस क्या होती हैं, एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है, दोनों को ऐड कर दोगे तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी आपकी, है ना। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी बैटरीज पे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी सेल में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस में, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, जैसे अपने पास ये कंटेनर है, ठीक, उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं। अब ये जो ब्लैक वाली आपको दिख रही है, मैंने एक साथ इनको कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिवली चार्ज ये दिख रहा है, और ये जो दिख रहे हैं आपको ये नेगेटिवली चार्ज हो गए, कौन से, ये ब्लू वाले। तो होता क्या है, यहां पर एक्चुअल में 2 चीजें हैं, एक है एनोड और एक है कैथोड। तो जो एनोड होता है, एनोड पर आप जानते हो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो एनोड जो होती है, एनोड इधर है, एनोड है ना, ये एक्चुअल में किसकी बनी है, लेड की, ठीक है। तो यहां पर लेड होता है एनोड पर, और यहां पर क्या होता है, लेड की ग्रिड होती है जिसमें PbO2 होता है, तो ये जो है ये क्या है, कैथोड, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि लेड एनोड पर और कैथोड पर क्या है मेरे पास, ग्रिड ऑफ लेड विद PbO2,
ठीक है, PbO2 बोलेंगे अपन कैथोड पर। और इसमें सॉल्यूशन जो होता है वो 38% H2SO4 का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया इसका। अब इसकी रिएक्शंस क्या बनेगी वो ध्यान से देखना। आपको पता है एट एनोड क्या होता है, एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, लेड का। तो लेड कन्वर्ट होगा Pb2 प्लस में, प्लस इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब ये Pb2 प्लस में कैसे कन्वर्ट होगा, एक्चुअल में लेड की रिएक्शन होगी SO4 2 माइनस के साथ, SO4 2 माइनस के साथ। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा PbSO4, तभी तो लेड प्लस 2 आएगा। PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, चेक कर लो जरा बैलेंस है। ठीक है, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, सॉरी एनोड हो गया, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर जो रिएक्शन होती है वो होती है PbO2 की। ठीक है, कैथोड पर क्या है, PbO2। तो PbO2 की रिएक्शन होती है तो लेड क्या होता है, ये रिड्यूस होता है किसमें, Pb2 प्लस में। क्यों, यहां क्या है, +4 है ना, यहां तो 0 से +2 में ऑक्सीडाइज हो गया, तो यहां क्या है, +4 से +2 में रिड्यूस होना है। तो ये क्या बनाएगा, Pb2 प्लस का मतलब ये बनाएगा PbSO4। यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन ये यूज करेगा, और यहां SO4 है तो इधर भी SO4 होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं जरा बैलेंस है कि नहीं। लेड यहां पर एक, यहां एक, ठीक है, सल्फर सल्फर एक एक हो गया। ऑक्सीजन यहां हो गए 4 और 2 6। ठीक है, यहां ऑक्सीजन 4 है तो यहां क्या कर दूं, 2 वाटर कर दूं, और यहां कर दूं 4H प्लस। ठीक है, SO4 2 माइनस है ये, 4H प्लस। तो इस तरीके से रिएक्शन बनेगी इसकी, ध्यान से देख लो। अब अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखूं, नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी, इन दोनों को ऐड कर दो। तो Pb, देखो इलेक्ट्रॉन तो कट गए ना, Pb प्लस PbO2 प्लस SO4 2 माइनस, कितने, 2, प्लस 4H प्लस गिव्स PbSO4 2 टाइम्स प्लस 2 वाटर। चेक कर लें जरा एक बार, इलेक्ट्रॉन कट गए, बाकी मैंने लिख दिया। और अगर मैं इनको मिला के लिख दूं तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, Pb प्लस PbO2 प्लस 2 H2SO4 लिख दूं मैं इसको, सही है ना, 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर। चेक कर लो जरा पूरी बैलेंस है क्या। लेड यहां 2 हो गए, इधर 2 लेड हो गए, हाइड्रोजन 4 है, उधर 4 है। ठीक है, सल्फेट 2 और इधर 2, सही है बिल्कुल, है ना। तो ये जो रिएक्शन है, एक्चुअल में ये रिएक्शन कब होती है, ये रिएक्शन है डिस्चार्जिंग की, मतलब जब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ठीक है, अब आपको इसको चार्जिंग के लिए लिखना है तो आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे रिएक्शन को। मतलब PbSO4 क्या करेगा, Pb और PbO2 बनाएगा, तो वो रिचार्जिंग वाली इक्वेशन हो जाएगी। तो ये इक्वेशन किसकी है, ये है डिस्चार्जिंग इक्वेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ सकते हैं डिस्चार्जिंग कौन सी है और चार्जिंग कौन सी है। ये कौन सी है, डिस्चार्जिंग वाली इक्वेशन। ठीक है, अगर चार्जिंग वाली लिखनी है, चार्जिंग के टाइम पर कौन सी रिएक्शन होगी, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स, मतलब इसको पलट दो, 2 टाइम्स PbSO4 प्लस 2 टाइम्स H2O, ये क्या देगा, Pb प्लस PbO2 प्लस 2 टाइम्स H2SO4। तो ये चार्जिंग के टाइम की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो बहुत इजी सा है, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये एनोड की रिएक्शन हो गई, ये कैथोड की रिएक्शन हो गई। कहां ऑक्सीडेशन कहां रिडक्शन है वो समझ में आ रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। नेट रिएक्शन ये बनी डिस्चार्जिंग की। ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और यहां पर चार्ज जब करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होगी, एक तरीके से ऐसा बोलते हैं ना। तो नोट कर लो ये इक्वेशन, डायग्राम अच्छे से बनाना इसका, है ना, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी बैटरी में अपना अगला है निकल कैडमियम सेल। ध्यान से समझना, निकल कैडमियम सेल एक टाइप से अपनी पेंसिल सेल है। जैसे अपनी लैग्रांजी सेल थी ना, उसी टाइप की होती है, लेकिन वो रिचार्जेबल नहीं होती, ये रिचार्जेबल होती है, ये ध्यान रखना। तो NiCd सेल में क्या होता है, जो एनोड होता है, एनोड होता है यहां पर कैडमियम का, और जो कैथोड है वो होता है अपना NiOOH। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करते हैं यहां पर वो होता है NaOH या KOH ले सकते हो आप। ठीक है, और इसका जो वोल्टेज है वो 1.2 से 1.4 वोल्ट तक रहता है अप्रोक्सीमेटली। अब देखो यहां पर रिएक्शन क्या होती है, एट एनोड जो रिएक्शन होती है वो होती है Cd प्लस 2 OH माइनस। ये कन्वर्ट होता है किसमें,
CdOH होल ट्वाइस में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, एट कैथोड जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, NiOOH ये कन्वर्ट होता है +2H2O, बैलेंस करके लिख रहा हूं मैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये देता है 2 टाइम्स NiOH होल ट्वाइस +2OH माइनस। चेक कर लो जरा, बैलेंस है, 2H यहां थे और 4 ये, ठीक है, 6 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 और 2 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देख लो, 1 2 का डबल 4, 2 6, 4 और 2 6, सही है। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के टाइम पर क्या रिएक्शन होती है, डिस्चार्जिंग के टाइम पर आप क्या करो, इनको ऐड कर दो तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा, देखो OH माइनस कट गया, ठीक, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन भी कट गए, ठीक है, तो देखो कैसा दिखेगा, CD +2 टाइम्स NiOOH, ठीक है, +2 वाटर, और इससे क्या बना, CdOH होल ट्वाइस +2 टाइम्स NiOH होल ट्वाइस। तो ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। अगर आपको चार्जिंग की लिखनी तो इसको पलट देना रिएक्शन को, ठीक है, तो उल्टी कर देना रिएक्शन, इसका मतलब डिस्चार्जिंग की वजह क्या होने लगेगा, फिर चार्जिंग। तो ये होती है, आपको बस क्या ध्यान रखना है, एनोड ध्यान रखना है, कैथोड ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइट और मेन, पहले तो हाफ रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, एनोड की क्या कैथोड की, और फिर मेन सेल रिएक्शन नेट ऐड करके मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला अपना फ्यूल सेल, जिसमें से हम जो पढ़ेंगे अपने सिलेबस में H2O2 फ्यूल सेल। देखो क्या होता है, इसका अपन डायग्राम बना लेते हैं तो अच्छा लगेगा, ध्यान से देखना जरा, इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं। होता क्या है, इसमें हम H2 एक जगह से पास कराते हैं और O2 पास कराते हैं एक जगह से, बहुत ध्यान से समझना, बीच में ग्रेफाइट के एक तरीके से इलेक्ट्रोड लगे हैं, ये पोरस इलेक्ट्रोड होते हैं, तो कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखेगा। ये जो टॉपिक है बैटरी वाला, ये आप एनसीईआरटी को रीड भी कर लेना इसमें, ठीक है, एक बार रीडिंग जरूरी है एनसीईआरटी की। देखो क्या क्या है यहां पे, इधर हम क्या करते हैं, H2 गैस पास कराते हैं, और इधर से क्या करते हैं, हम O2 गैस पास कराते हैं, ठीक है। यहां पर पोरस इलेक्ट्रोड मान लो ग्रेफाइट के होते हैं, ये है ना, पोरस मतलब छोटे छोटे होल होते हैं इसमें, और यहां आपका H2O निकलता है, और यहां क्या होता है, इस जगह इलेक्ट्रोलाइट इसमें होता है आपका NaOH या KOH बेस होता है। तो होता क्या है, ये एनोड की तरह काम करता है और ये कैथोड की तरह। अब ध्यान से देखना रिएक्शन क्या होती है, एट एनोड H2 की रिएक्शन होती है, बैलेंस करके लिख रहा हूं मैं ना, OH माइनस के साथ, तो ये बनाता है H2O। यहां हो गए 4 हाइड्रोजन, एक काम करो यहां 2 कर लो, नहीं 4 कर लो यहां पे, ठीक है, 4 OH माइनस, तो ये 2 का डबल 4 और 4 8, तो यहां मैं 4 कर दूं तो बैलेंस हो जाएगा, +4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या रिएक्शन हो गई आपकी एनोड की। एट कैथोड, एट कैथोड क्या रिएक्शन होगी, O2 + H2O, ये क्या बनाएगा, OH माइनस, यहां मैं कर देता हूं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां मैं ऐड कर देता हूं +4 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस करके लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो पहली बात तो नेट सेल रिएक्शन आपको पता है, H2 + O2 क्या बनाएगा, H2O। तो अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखूं तो 2H2 + O2 ये क्या बनाएगा, 2 वाटर बनाएगा। तो बैलेंस कर लें, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 2 कर दूं और यहां 4 कर दूं, सही है, तो 2H2O तो बन गया, और 4 OH माइनस से कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो 2H2 + O2, 4 इधर वाटर है, 2 इधर, 2 वाटर उधर जाएंगे तो 2H2O, तो नेट सेल रिएक्शन ये आ गई। और प्लस क्या होता है इसमें, एनर्जी रिलीज होती है, मतलब आपको यहां पर क्या मिलता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती हुई नजर आती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको मेन रिएक्शन ध्यान रखना है, हाफ रिएक्शन एनोड कैथोड की ध्यान रखना है,
बस इतना काफी है आपके लिए बैटरी वाले टॉपिक में। तो डायग्राम बना लो इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक और है अपना रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, कोरोजन का ही टाइप है रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत ध्यान समझना। आप जानते ही हो ये सब टॉपिक बहुत आसान है। अगर मैं रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बात करूं तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। ठीक है, होता क्या है, जैसे मेरे पास मान लो पीस ऑफ आयरन है, तो जो पीस ऑफ आयरन है वो वर्क करता है एनोड की तरह। तो एट एनोड क्या रिएक्शन होती है, Fe कन्वर्ट होता है, मैं बैलेंस करके लिख रहा हूं, 2Fe इज कन्वर्टेड टू 2Fe 2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान से देखना, जो कैथोड पर रिएक्शन होती है एट कैथोड, एक्चुअल में जो एटमॉस्फेयर है वो कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है वो कैथोड की तरह काम करता है। तो O2 की रिएक्शन होती है H प्लस के साथ। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, ये देता है आपको 2H2O। इस तरीके से H प्लस कहां से आया, ऐसा माना जाता है कि एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट कर लेते हैं वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ, तो आपको एसिड प्रोड्यूस करके देते हैं। ठीक है, H2CO3 वगैरह वो H प्लस देते हैं। तो एनोड और कैथोड पर क्या क्या रिएक्शन हो गई है। अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखूं, नेट सेल रिएक्शन, तो क्या होगा, नेट सेल रिएक्शन कुछ ऐसी होगी कि 2Fe प्लस O2 क्या कट रहा है, इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, प्लस 4H प्लस, ये क्या दे रहा है 2 टाइम्स Fe2 प्लस और प्लस 2 वाटर। चेक कर लो जरा बैलेंस है क्या, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 Fe प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन हुआ, किसमें, Fe2 प्लस में। अब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन Fe2 प्लस को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है Fe+3 में। तो होता क्या है, Fe2 प्लस फर्दर कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर Fe+3 में, मतलब इसका ऑक्साइड बनता है एक्चुअल में। तो ये बना लेता है Fe2O3। ठीक है, +2 से +3 में, और ये मॉइस्चर लेकर रस्ट बना लेता है। तो एक्चुअल में इस तरीके से रस्ट की फॉर्मेशन होती है, एक्स वाटर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, रस्ट। तो हुआ क्या, Fe कन्वर्ट हुआ Fe2 प्लस में। अब Fe2 प्लस क्या करेगा, Fe+3 बनाएगा ऑक्सीडाइज होके, और Fe+3 मतलब Fe2O3 क्या होगा, इसकी सरफेस पर, अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा बना दूं तो इसकी सरफेस पर क्या आ जाएगा, Fe2O3 और मॉइस्चर लेके .H2O, मतलब रस्ट बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रिवेंशन भी करते हैं, मतलब रस्टिंग से बचाना है। तो बहुत सिंपल मेथड है, आप जानते हो। आप क्या कर दो, पेंट, ऑयल, ग्रीस वगैरह लगा दो, या कुछ केमिकल यूज कर सकते हो, बिस्फेनॉल वगैरह। ठीक है, वो कर सकते हो, या Fe से ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दो। जैसे एक प्रोसेस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। Fe कोटेड विद जिंक, Fe कोटेड विद Zn। तो Zn अपने आप को सेक्रीफाइस करके Fe को बचा लेता, मतलब जो रिएक्शन होगी वो किसकी ज्यादा अच्छे से होगी, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। और हम जानते हैं Zn की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किससे, Fe से। तो Fe कोटेड विद जिंक, जिसको क्या बोलते हैं, जिंक के साथ कोटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये सेक्रीफाइस हो जाता है, मतलब इसकी खुद की रिएक्शन हो जाती है और Fe बच जाता है। या सबसे सिंपल है ऑयल, पेंट या फिर बिस्फेनॉल वगैरह केमिकल आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल मेथड है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, बस आप ये रिएक्शन याद रखना है इसकी। ठीक है, और एक बार एनसीईआरटी को जरूर रीड करना, बैटरी के आगे का पूरा। ठीक, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। बहुत ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में इस पर आ चुका है पहले ही। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन in which end point is determined by measuring conductance। हम क्या करेंगे, देखो पहली बात तो टाइट्रेशन से घबराने की जरूरत नहीं, यहां कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहां सिर्फ हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, कंडक्टेंस और वॉल्यूम मिलाएंगे। होता क्या है, यहां पर एसिड और बेस की रिएक्शन होगी। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन होगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि जो भी हम फ्लास्क में, मान लो हमने एसिड लिया, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से ब्यूरेट से उसमें एक एक बूंद बेस डालते जाएंगे। हम
एसिड को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, वीक कर देंगे, बेस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, वीक कर देंगे, एसिड का मिक्सचर ले लेंगे और एक स्पेशल टाइप का टाइट्रेशन पढ़ेंगे सिल्वर नाइट्रेट का KI के साथ। लेकिन ये सब पढ़ने के पहले आपको आयंस का कंडक्टेंस का ऑर्डर याद होना चाहिए, तभी हम उससे कंपेरिजन कराएंगे कंडक्टेंस का, ठीक है। तो आयंस का जो कंडक्टेंस का ऑर्डर है वो ये होता है H+ OH-, Br-, Cl-, K+, Ag+, Na+ और Li+, इतने आपको याद रखने हैं, बाकी और भी हो सकते हैं। जैसे अल्कली मेटल में बात करूं, आप Li से Cs तक आ रहे हो तो कौन तेज भागेगा आयन? Li से Cs तक आ रहे हो, पानी में कौन आयन तेज भागेगा एक को सॉल्यूशन में बताओ? Li+ का हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज्यादा होता है तो उसकी वजह से उसका कंडक्टेंस कम हो जाता है, और Cesium+ का साइज ज्यादा होता है तो हाइड्रेशन कम होता है, इसलिए उसका कंडक्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन आपको ये याद रखने हैं सिर्फ, और ये ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा कंडक्टेंस होता है H+ का, ठीक, इतने ही आपको आयंस ध्यान रखने हैं। इसको याद करने की ट्रिक ये है, इसको मिला के बोल दो पानी, क्या बोलो? पानी भरेंगे कल क्योंकि आज नल लीक हो रहा है, लीक हो रहा है। इस तरीके से आप याद कर लो पहले ही, पानी भरेंगे कल क्योंकि आज नल लीक हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडक्टेंस का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर लिखा मैंने? ये कंडक्टेंस का। अब इसको हम कैसे समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहला टाइट्रेशन मैं बता रहा हूं आपको, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब मैंने फ्लास्क में स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो HCl ले लिया और मैं उसमें स्ट्रॉन्ग बेस NaOH डाल रहा हूं, ठीक है। डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना, आप एक एक पॉइंट समझेंगे अपन इसका, बहुत आराम से समझना है ना, क्योंकि इजीली क्या है, ये टॉपिक बुक्स में अवेलेबल नहीं है और नेट पे भी सर्च करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझाया लोगों ने, है ना, क्योंकि अपन तो सर्च करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। ध्यान से देखना जरा, मेरे पास क्या है, फ्लास्क में क्या भरा हुआ है, मेरे पास एसिड है, ठीक है, और मैं उसमें बेस डाल रहा हूं। तो मैं यहां लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडेड, वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड, मतलब जो आप बेस मिला रहे हो, और यहां लिख रहा हूं मैं कंडक्टेंस। आराम आराम से समझेंगे बिल्कुल, है ना। अब होगा क्या, पहले मेरे पास कंटेनर में, जैसे ये है मेरे पास कंटेनर, इसमें क्या है मेरे पास HCl, क्या है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने लिया HCl, और आप यहां पर ब्यूरेट से इसमें मिला रहे हो एक एक बूंद क्या, NaOH, क्या मिला रहे हो, NaOH। तो होगा क्या, न्यूट्रलाइजेशन होगा। अच्छा पहली बात देखो, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जब अपन ने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं मिलाया था, जब नहीं मिलाया था, ध्यान से सुनना, ये नहीं मिलाया था, तो मेरे पास क्या था, H+ और Cl-, तो कंडक्टेंस शुरुआत में बहुत हाई होगी, तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, जब अपन ने नहीं मिलाया। लेकिन जब रिएक्शन हुई तो हुआ क्या, HCl ने रिएक्शन करी किसके साथ, NaOH के साथ, क्या बना, NaCl, और प्लस क्या बना, वाटर बना। अब यहां पर जो H+ आयन थे वो आप रिप्लेस करते जा रहे हो, किससे, Na+ आयन से रिप्लेस कर रहे हो ना आप H+ को। H+ की कंडक्टेंस बहुत ज्यादा थी, Na की कंडक्टेंस तो कम होती है, तो होगा क्या, जो ग्राफ है वो नीचे गिरता जाएगा, ठीक है। हमें नेचर के बारे में समझना है, तो ग्राफ नीचे गिरता जाएगा, क्यों, H+ आयन रिप्लेस हो जाएंगे, कौन करेगा, Na+ करेगा। तो होगा क्या, जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा उसको पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो पॉइंट जहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया किसने, NaOH ने, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अब आप NaOH तो मिलाते ही जा रहे हो ना, आपने क्या करा, HCl था, आपने एक एक बूंद NaOH डाला, डालते गए, H+ रिप्लेस होते गया, Na+ बनता गया, कंडक्टेंस कम होती गई। अब क्या हुआ, जब आप NaOH और मिलाते जा रहे हो तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, इस तरीके से ग्राफ आएगा। बहुत आराम से समझ लो, पहले कंडक्टेंस हाई थी, फिर क्या हुआ, गिरती गई कंडक्टेंस, क्यों, हायर कंडक्टेंस वाला आयन लोअर कंडक्टेंस वाले आयन से रिप्लेस हो गया, तो Na+ आ गया H+ की जगह, न्यूट्रलाइजेशन होता गया। अब आप फिर भी NaOH मिलाए जा रहे हो, बेस मिलाए जा रहे हो, तो आयंस के बढ़ने की वजह से क्या होगी, कंडक्टेंस बढ़ेगी। समझ गया बात को।
इसको नोट करो, फिर अपन इसके डिफरेंट केसेस भी कवर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है सेकंड नंबर पे टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड में ले लेता हूं मान लो CH3COH, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस मैंने ले लिया NaOH। तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, क्या होगा, CH3COH, ये रिएक्शन करेगा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ, तो ये बनाएगा CH3COONA प्लस H2O। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ठहरा वीक एसिड। वीक एसिड क्या है, ये तो डिसोसिएट होता ही रहेगा भाई, वीक एसिड है ना, 100% डिसोसिएशन तो होता नहीं है, ये डिसोसिएट होता ही रहेगा, मतलब इसके आयन बनते ही रहेंगे। इसका मतलब आप वॉल्यूम मिलाते जाओगे फिर भी ये आयन बनाते रहेगा, तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में इसकी कंडक्टेंस हल्की सी पहले कम होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होती है, ठीक। यहां पर कंडक्टेंस क्या होती है, कम होती है, क्योंकि जितने आयन बने उतने न्यूट्रलाइज हो गए, फिर इसने आयन बनाना चालू कर दिए, तो क्या होगा, कंडक्टेंस पहले कम होगी फिर बढ़ेगी। अब यहां पहुंच गए मान लो इक्विवेलेंस पॉइंट पे, तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आप तो NaOH मिलाए जा रहे हो ना, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो आयंस बढ़ेंगे, मतलब देखो सीधी सी बात है, NaOH Na+ और OH- देगा, और ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब नंबर ऑफ 100% डिसोसिएशन, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। बहुत ध्यान से, कंडक्टेंस स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिक्रीज होती, क्योंकि जो आयंस प्रोड्यूस हो चुके थे वो NaOH न्यूट्रलाइज कर देगा। अब वीक एसिड है तो आयंस बनते रहेंगे, तो क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट तक बढ़ेगी, और उसके बाद भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि NaOH के बढ़ने की वजह से ऐसा होगा, क्योंकि ये तो आप लगातार मिलाते ही जा रहे हो, है ना। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ऐसा नेचर आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। बहुत ध्यान से, स्ट्रॉन्ग एसिड में ले रहा हूं HCl, और उसमें हम मिला रहे हैं वीक बेस NH4OH। तो HCl क्या करेगा, NH4OH के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बनाएगा NH4Cl और प्लस वाटर। अब होगा क्या, स्टार्टिंग में तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो हाइयर कंडक्टेंस हाईएस्ट होगी, बहुत ज्यादा होगी HCl में, है ना। फिर जब आप बेस मिलाते जा रहे हो तो न्यूट्रलाइजेशन होता जाएगा, तो न्यूट्रलाइजेशन होगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज होती जाएगी, और जब आप इक्विवेलेंस पॉइंट पर पहुंच जाओगे, तो यहां पहुंच गए। अब इसके बाद आप वीक बेस मिलाते जा रहे हो ना, तो नंबर ऑफ आयंस बनते हैं भाई, इतने तो नहीं बनेंगे जितने यहां बन रहे हैं, क्यों, 100% डिसोसिएशन। वहां NH4OH 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ आयन तो प्रोड्यूस हो ही रहे हैं ना। तो ऐसा ग्राफ तो नहीं आएगा इधर वाला, लेकिन इससे थोड़ा नीचे आएगा, ऐसा बना देता हूं मैं। ध्यान से देखो, इधर क्या है, एकदम से बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे, 100% डिसोसिएशन है। यहां 100% डिसोसिएशन नहीं है, तो मैंने ग्राफ को ऐसा नहीं बनाया, मैंने उसको नीचे बनाया है, ठीक है, क्योंकि ये वीक बेस है। तो पिछले वाले से और ये वाला कैसे अलग है, जब हम HCl में NaOH मिला रहे थे, मैं दोनों ग्राफ एक साथ बना के बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो ग्राफ ऐसा बनाया था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होता है तो ग्राफ ऐसा बना दो भाई, ये तो आएगा, ये वीक बेस के लिए हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। समझ रहे हो कहानी क्या है, थोड़ी सी कंडक्टेंस इसकी कम होगी वीक बेस में। ओके, नोट करो, फिर इसमें और केसेस कवर करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखना आप, 4th नंबर पे ये है और 5th नंबर का ये है, ठीक है, ध्यान से देखना। 4th नंबर में मैंने क्या किया, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस ले लिया, ठीक है। ये तो पुराना ग्राफ है, अगर इसको मुझे वीक बेस का बनाना है तो स्टार्टिंग की कहानी तो सेम है, क्योंकि वीक एसिड पहले भी था अब भी है, लेकिन अब NH4OH आ गया, तो इतना तो नहीं बढ़ेगा कंडक्टेंस, लेकिन कुछ तो बढ़ेगा, तो इसके मुकाबले कम होगा, तो ये हटा के थोड़ा नीचे बनाना ग्राफ, सीधी सी कहानी, क्योंकि ये वीक है, वो स्ट्रॉन्ग था, सीधा सा है। आगे बढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 एसिड डाल दिए फ्लास्क में और ऊपर से आप बेस डाल रहे हो, तो होगा क्या, अब यहां पर कहानी ये होने वाली है कि अब आपके 2 इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे, ध्यान से देखना। यहां मैं ले रहा हूं कंडक्टेंस और यहां ले रहा हूं वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडेड, वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड। ध्यान से देखना, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज होगा, सीधी सी बात है। स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो आप ले रहे हो HCl, वीक एसिड ले रहे हो CH3COOH, और वीक बेस आप ले रहे हो, या एक काम करो, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो यहां पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस वाला टाइट्रेशन पढ़ेंगे। NaOH ले लिया मैंने, ठीक है। तो पहले क्या होगा, HCl प्लस NaOH क्या करेगा, ये
NaCl प्लस वाटर, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज होगा और फिर वीक एसिड की बारी आएगी, तो CH3COH प्लस NaOH गिव्स CH3CONa प्लस वाटर। मतलब ये काम है, करना है आपको क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के ग्राफ को मर्ज करना है। कैसे, ध्यान से देखना। पहले क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो पहले न्यूट्रलाइजेशन होगा, ग्राफ गिरेगा। ये आ गया इक्विवेलेंस पॉइंट नंबर 1, कौन सा, ये वाला, इसको 1 और इसको 2 लिख रहा हूं, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट नंबर 1। अब क्या होगा, अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ सीधे सीधे चिपका दो। कैसे, पहले वीक एसिड का क्या होगा, पहले थोड़ा सा क्या होता, गिरता है और फिर उठेगा, तो ये आया इक्विवेलेंस पॉइंट नंबर 2, इक्विवेलेंस पॉइंट नंबर 2। और उसके बाद फिर भी आप बेस मिलाए जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी कंडक्टेंस, ऐसा। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। अगर मान लो वीक बेस लेते, जो मैंने पहले मिटा दिया, अगर वो लेते तो ऐसा हो जाता कहानी। समझ रहे हो ना बात को भाई, आराम से समझो, बहुत आराम से, सब समझ में आएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंडक्टेंस लास्ट में बढ़ानी है, और वीक बेस है तो उससे कम रखनी है। बढ़ानी तो है लेकिन उससे कम रखनी है, स्ट्रॉन्ग के मुकाबले वीक की कम होती है, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर एक प्रिसिपिटेशन वाला भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट और टाइट्रेशन है KI का AgNO3 के साथ। रिएक्शन क्या होगी बता दो, AgNO3 और KI जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा AgI प्लस KNO3, सही बात है। अब यहां होगा क्या कि हम क्या कर रहे हैं, KI में AgNO3 मिला रहे हैं, मतलब KI फ्लास्क में है और उसमें हमने क्या किया, AgNO3 मिलाया। तो अगर मैं कैटायन की बात करूं तो पहले K प्लस था, अब क्या आ गया आपके पास, K प्लस आयन वैसे का वैसा ही है, NO3 माइनस है, NO3 माइनस Ag प्लस। अब ये तो PPT हो गया। तो होता क्या है, जब कभी भी हम ये चेक करते हैं कि कंडक्टेंस का वेरिएशन कैसा होगा, तो इसमें जो वेरिएशन होता है वो कुछ इस टाइप से आता है। कंडक्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ AgNO3 एडेड, तो होता क्या है यहां पर, जो K प्लस और Ag प्लस की बात करूं मैं, किसकी, K प्लस और Ag प्लस की, तो इनकी कंडक्टेंस क्या होती है, नियरली इक्वल होती है। तो जब कभी भी स्टार्टिंग में जब रिएक्शन हो रही होती है प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन की, तो कंडक्टेंस चेंज नहीं होती है, क्योंकि आप याद करो, मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, K के पास में ही Ag होता है, तो K और Ag की नियरली इक्वल होती है कंडक्टेंस, तो कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब आप प्रेसिपिटेशन या इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो उसके बाद क्या होता है, आप और भी मिला रहे हो वॉल्यूम, तो आयंस की वजह से कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, ऐसा होता है। तो पहले कंडक्टेंस में वेरिएशन नहीं होगा ड्यू टू सिमिलर कंडक्टेंस ऑफ K प्लस एंड Ag प्लस। उसके बाद आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं, ठीक है, ये कहानी है। अब एक बार मैं सारा आपको रिवाइज करा देता हूं, एक ही ग्राफ में देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत आसान है। मान लो आपसे बोला गया है, देखो कैसे रिवाइज करोगे। मान लो आपको बोला गया है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान से देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तीसरा वीक एसिड वीक बेस, ठीक है, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मान लो, ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान से देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड विद वीक बेस। तो बहुत आसान है ये याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके के इसमें आपको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड याद होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस याद होनी चाहिए, वीक एसिड याद होने चाहिए, वीक बेस याद होने चाहिए, जो मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में बता चुका हूं, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।